गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहली क्लास में देखा भौतिक भूगोल क्या था, भूगोल का क्या अर्थ था, भूगोल के अर्थ की किसने उत्पत्ति की, भूगोल को कितने भागों में बांटा, भूगोल के भागों को बांटने के बाद उसके दो भाई, भूगोल पिता था, भूगोल के दो बेटे थे, दो बेटों में पहला बेटा था बड़ा भौतिक भूगोल और छोटा बेटा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की बात चल रही थी, भौतिक भूगोल के जो बेटे हैं उनकी बात कर रहे हैं। 13 बेटे हैं, 13 बेटों की बात करेंगे, एक एक बेटे के बारे में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और एक एक के बारे में समझते चलेंगे कि इनमें है क्या अध्ययन। देखिए बेटा, जो भौतिक भूगोल है उसमें इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और यही आपके लेसन भी है। इन्हीं लेसनों को आपको पढ़ना भी है। आगे आपकी किताब में जो 16 लेसन दे रखे हैं वो इससे संबंधित ही दे रखे हैं। भौतिक भूगोल की किताब में जो 16 लेसन दे रखे हैं वो ये पूरे के पूरे लेसन है। इनके बारे में ही आपको अध्ययन करना है, इनके बारे में ही जानना है। तो आज बात करते हैं पहला भूगणित। देखिए बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आप इसको समझते हैं कि साहब ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट ना होकर के सर्वव्यापी सब्जेक्ट है। इसको आप कॉमर्स में भी सम्मिलित किया जा सकते हैं, साइंस में भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आपका पहला भ्रंत यही निकाल देता हूं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, भूगणित, अर्थात भूमि के अंदर जो गहराइयां हैं उसका अध्ययन गणितीय तरीके से करना। कैसे? कितने फीट की गहराई पर पानी आएगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप बोरिंग गांव में घर में बोरिंग करवाते हैं तो आपका पूछते हैं घर वाले कि साहब कितने फीट पे है, तो आप बोलते हैं 125 फीट, 200 फीट, 500 फीट, जो भी फीट बोलते हैं। तो उसका अध्ययन कि ज्वालामुखी का उद्गार कितने फीट से हुआ, भूकंप की तरंगे कितने फीट से आ रही है, धरातल के अंदर कितनी गहराई पर जाके खनिज मिल रहे हैं, ये सब चीज का अध्ययन भूगणित कहलाता है। अर्थात धरातल के नीचे की गणित को द्वारा जाना। भू मतलब भूमि और गणित उसके बारे में जानना कि धरातल के मध्य में जाने के लिए किस प्रकार का वर्णन किया जाता है। इसे आप पढ़ेंगे किस रूप में। एक विद्वान है जिनका नाम है स्वेस। देखिए क्या नाम है, स्वेस। स्वेस नामक एक विद्वान है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी आपके। इसके अंदर आप पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक इन विद्वान थे जिनने एक टॉपिक दिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपके सिलेबस में है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए बेटा, आप लोग सब ऊपर की तरफ के सब जानते हैं कि साहब क्या क्या दिख रहा है आपको, कि आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान के ऊपर क्या है कि साहब नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा, ऊपर का सब कुछ दिख रहा है। पर धरातल के नीचे मैं आपसे पूछूं कि बेटा बता, गहराई के अंदर कितनी गहराई पर ज्वालामुखी है, कितनी गहराई पर पानी है, कितनी गहराई पर हमारे को जल उपलब्ध हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं बता सकते। इस कारण एक विद्वान थे जिनका नाम है स्वेस। ये स्वेस विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दी। और आज तक जैसे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रमाणित है, उसी प्रकार से स्वेस की आंतरिक संरचना विश्व विख्यात परिभाषा है। इन्होंने भूगणित के आधार पर, अर्थात भूगणित मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग को, पृथ्वी के भूगणित, पृथ्वी के आंतरिक भाग को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से उसके अंदर की गहराइयों के बारे में जान सके। नेक्स्ट आता है आपके भूभौतिक। देखिए बेटा, भूभौतिक, भौतिक जो है वो साइंस का सब्जेक्ट है। भू मतलब पृथ्वी पर भौतिक तत्व, तो किताब का नाम है आपका भौतिक भूगोल। तो भूभौतिक किस तरीके से पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, इनका निर्माण हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसे आप पढ़ेंगे किस रूप में, इसे आप पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत आगे की आपकी किताब में। उसके अलावा धरातलीय आकृतियां, धरातलीय तियां मतलब धरातल पर जो आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कैसे बने। अब आता है आपका खगोलीय भूगोल। नंबर 3 पे आता है बेटा खगोलीय भूगोल। नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, इनका वर्णन किसमें करता है, खगोलीय भूगोल में। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म स्थान पूछा जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसके अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति का अध्ययन। अब आप सोचेंगे अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है। हमारे जन्म के समय हम किसी स्थान विशेष पर जन्म लेते हैं,
कुछ बच्चे घर पे लेते हैं, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में लेते हैं, कुछ जैसे राज्यों में लेते हैं, कुछ बाहर लेते हैं। जैसे मान लो कोई बिहार का आदमी है, वो जयपुर रहने लग गया तो जन्म स्थान तो उसका बिहार ही कहलाएगा, क्योंकि जहाँ उसका जन्म हुआ है। तो उनको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आप उनकी जन्म कुंडली देखते हैं। दूसरा, विवाह के समय आप देखते होंगे ग्रह वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, गोत्र वगैरह, ये उनसे संबंधित बात नहीं है, पर है किससे, खगोल संबंधित बात, कि खगोल के अंदर ऊपर जो ग्रह हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें से 8 प्रेजेंट टाइम में, एक जुपिटर अभी नया जो जिसको आप प्लेटो कहते हैं, उसका नए ग्रह की, उनके उपग्रह जैसे सूर्य चंद्रमा वगैरह के उनके उपग्रह कितने हैं, उनके बारे में, नक्षत्र कितने हैं, तारा मंडल क्या है, तारे, इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे आगे। फिर आता है आपका भू आकृति। भू आकृति है पृथ्वी का स्वरूप। भू आकृति में आता है आपके पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी का स्वरूप क्या होता है, कहां पे धरातल उच्च है। जैसे फॉर एग्जांपल देवभूमि हिमाचल प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करती है। देवभूमि, देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी देवता हैं उसे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। उसी प्रकार से उत्तराखंड, देखिए बेटा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये उत्तर के जो वो भाग है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, वो सारे के सारे अगर बात की जाए तो भू आकृति प्रदेश की बात करें तो कुछ ऐसे भाग हैं जो बहुत ऊंचे अर्थात पर्वतों पर विराजमान है, कुछ ऐसे भाग हैं जो नीचे की तरफ है, जो खाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। उसी प्रकार से कुछ बात करें तो संतलीय मैदानी भागों पर बसे हुए हैं। संतलीय मैदानी भाग जहाँ गंगा यमुना के विशेष मैदान है उनके अंदर बसे हुए हैं। अगर बात करें, एक छोटा सा उदाहरण है भू आकृति प्रदेश का, या आपके वैसे तो सेकंड किताब के अंदर है बेटा, ध्यान रखना, सेकंड बुक के अंदर है, पर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। मान लीजिए भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है। अगर हम इस भारत के नक्शे की बात करें तो इस भारत के नक्शे को 6 भागों में बांटा बेटा। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। हमारे यहां की भू आकृति प्रदेश को बात की जाए भारत के भू आकृति प्रदेश की बात की जाए तो इसे 6 भागों में बांटा। कैसे, देखिए बेटा, एक बार आप देखो बेटा, जो इसके अंदर 6 भाग है उनकी बात करें तो पहला तो आता है ये वाला भाग, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे आता है आपका ये वाला भाग। नंबर 3 पे बात करें तो ये वाला भाग। नंबर 4 पे बात करें तो नंबर 4 पे आता है आपका 4 पे ये वाला भाग। नंबर 5 पे बात करें तो आता है हमारा ये वाला भाग। 6 पे बात करें तो ये और ये, ठीक है, छठा 6 भागों में बांटा गया। अब 6 भाग कौन कौन से हैं समझ लीजिए एक बार। नंबर भू आकृति पे देख कि भारत की स्थल आकृति को कितने भागों में बांटा। पहला हिमालय, पर्वतीय प्रदेश, नंबर 1 हिमालय का जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 2 उत्तर का मैदान, इससे आप गंगा यमुना का मैदान भी कह सकते हैं। इसको आप गंगा यमुना का मैदान भी कह सकते हैं। नंबर 3 थार का मरुस्थल, मरुस्थल। नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार। नंबर 5 तटवर्तीय प्रदेश, तटवर्तीय प्रदेश। नंबर 6 द्वीप समूह, द्वीप समूह। समझिए कैसे,
ये 6 भाग है हमारे भू-आकृति प्रदेश के। भारत की बात कर रहे हैं, वो वाला टॉपिक है आपका लेसन में जो चौथा चल रहा था, उसमें पृथ्वी के स्वरूप या भू-आकृति स्वरूप, पृथ्वी के स्वरूप अलग अलग भागों में बात करेंगे। विश्व की बात भी हो सकती है, भारत की बात भी हो सकती है, राजस्थान की बात भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम, इधर देखिए, भारत के भू-आकृति प्रदेशों में 6 भागों में बांटा है। पहला आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये भाग है जो हिमालय की पर्वतीय प्रदेश है, जो पूर्णतया हिमालय से घिरा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 आता है आपका उत्तर का मैदान, जो बीच का उपजाऊ भाग है, भारत के बीच का उपजाऊ भाग है, जो पूर्णतया हमें खेती हर भाग है, जिसमें समतल भूमि है, समतल भाग है, उसके बारे में बात की गई है। नंबर 3 पे आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बोले तो जहां पर पूर्णतया रेगिस्तानी वाला भाग है, तो रेगिस्तान वाले भाग को सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जहां पर पठारी भाग है, ठीक है, उनकी बात की गई है। फिर आता है तटवर्तीय समूह, अर्थात यहां से लेके पश्चिमी तट से लेकर के पूर्वी तट का भाग, ये पूरा तटवर्तीय समूह, इसको 2 भागों में बांटा गया बेटा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। तो ये आपके पर्वतीय प्रदेश है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर बात करेंगे हम आगे छठे द्वीप समूह। यहां पर आपके अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली या छोटे मोटे द्वीप जितने भी हैं उनके बारे में बात की, तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से दमन द्वीप आदि के बारे में बात की जाए तो इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से भारत के भू-आकृति प्रदेश। आगे देखते हैं, चलिए आ जाइए वापस इधर, जलवायु विज्ञान। 5वां टॉपिक है आपका जलवायु। जलवायु में देखे जाए, कहीं पे समशीतोष्ण जलवायु है, कहीं पे आर्द्र जलवायु है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कोपेन और तिवासा, कोपेन और तिवासा का सिद्धांत, इसके अंदर आप पढ़ेंगे बेटा कोपेन व तिवासा का सिद्धांत। इस तरीके से आपके 5 टॉपिक कंप्लीट। अब आता है समुद्री विज्ञान। 6ठे पे आता है आपके समुद्री विज्ञान, 6 नंबर पे समुद्री विज्ञान। समुद्र की गहराई, समुद्री स्थलाकृतियां, समुद्री जल में लवणता, लवणता को इस तरीके से नापते हैं, जैसे प्रतिशत, तो देखिए एक बार इधर और देख लीजिए, प्रतिशत का निशान इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो लवणता का निशान किस तरीके से लगाया जाता है, यूं करके, यूं और 2 जीरो यहां पर, तो ये लवणता में कहलाती है, ठीक है। लवणता को प्रदर्शित करने के लिए इस निशान का प्रयोग किया जाता है, लवणता, लवणता को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 आपके टॉपिक इधर हो गए। 7वां देखिए हिमनद विज्ञान। हिमनद विज्ञान क्या होता है? हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, बर्फीली नदियां, बर्फ की नदी, बर्फ की नदी। तो हिमनद विज्ञान कि बर्फीले क्षेत्रों में जहां नदियां जम जाती है उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां क्या होती है। जैसे बहुत सी नदियां हमारे यहाँ पर बर्फ के टाइम पे जम जाती है, शीतकाल में जम जाती है, तो उनकी बात करेंगे। इसके अलावा ये बात सिर्फ अपने यहाँ के लिए नहीं बेटा, ये ऑल विश्व की बात की जा रही है, यहाँ पर पूरे विश्व की बात की जा रही है कि विश्व में किस तरह की बात की जा रही है। तो हिमनद विज्ञान, जहाँ बर्फ की नदियाँ हैं उनके बारे में बात की जा रही है, क्यों जमती है, किस कारण जमती है, किस कारण क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान मतलब मिट्टी, स्वरूप, मिट्टी के स्वरूप के बारे में वर्णन। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी, बारीक मिट्टी, पतली मिट्टी, जिसमें जल की उपलब्धता ज़्यादा हो, जिसकी जल की उपलब्धता कम हो, जिसमें गुण कम हो, उसके बारे में बात किया जाएगा। फिर आता है आपका जैव विज्ञान, पर्यावरण से संबंधित या जीव जंतुओं से संबंधित, पर्यावरणीय, पर्यावरण से संबंधित या जीव जंतुओं से, जीव जंतु विज्ञान, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान। भूगोल एक चिकित्सा का विज्ञान है बेटा। कैसे? इसके अंदर विभिन्न तत्वों के बारे में वर्णन किया जाता है।
इसके अंदर पर्यटन को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप बीमार पड़ गए, मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपको भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे घूम करके आपके स्वास्थ्य वर्धन की बात की जाती है। कहीं पे आप पढ़ेंगे डॉक्टर हवा, एक टॉपिक पढ़ेंगे डॉक्टर हवा। कुछ जगह इतनी अच्छी वायु चलती है जिसके सहन करने से ही व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है। कितनी बीमारियां हो, बीमारियां ठीक हो जाती है, उसे डॉक्टर हवा के नाम से भी कहा जाता है। उसे डॉक्टर हवा के नाम से तो उसे चिकित्सा विज्ञान के अंदर भी सम्मिलित किया है। फिर आता है मानचित्र विज्ञान, जीपीएस आप लोग सब जानते हैं। फिर उसके बाद में जीआईएस, अभी आप लोग सब मोबाइल यूज़ करते हैं, ये टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ने के लिए मिली। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यटन विज्ञान, ये 12वें नंबर का टॉपिक है और इसमें आप पढ़ेंगे पर्यटन विज्ञान। पर्यटन विज्ञान क्या होता है? आपको पता है, आप किसी भी स्थान विशेष में जाते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं, आपने वहाँ की जानकारी एकत्रित की और उसके बारे में बताया, वो क्या है? पर्यटन विज्ञान। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताओ, रियल ज्योग्राफी का। मनाली है, मनाली में एक जगह है, वहाँ पे ठंडे हुए गर्म पानी का कुंड है बेटा। एक धारा आती है, वो धारा अलग अलग स्थानों पर जाके गिरती है और गिरने की वजह से वहाँ पे ठंडा और गर्म पानी देखने को मिलता है। ये रियल ज्योग्राफी है, ये भूगोल है कि इतनी एक धारा में से अलग अलग कुंडों में गिरने से पानी का जल अलग अलग स्वभाव में परिवर्तित होना क्या कारण है, वो है रियल ज्योग्राफी। इसी तरीके से कोई पर्यटन क्षेत्र में घूमने गया और वहाँ जाकर के उसने उस दृश्य को देखा और उस दृश्य के बारे में वर्णन किया, वो क्या कहलाता है? पर्यटक विज्ञान कहलाता है। पर्यटन विज्ञान के अंदर आप किसी दृश्य को देख रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, घूमने के बाद में आप उसको, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी चीज़ का अध्ययन करना है, किसी जगह के बारे में बात करना है। आज आपसे पूछा जाए आपके गांव का क्या नाम है, आप फटाफट अपने गांव का नाम बता देते हैं, आप अपने गांव के क्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि हाँ मेरा गांव फलाने जिले में, राज्य में किस जगह पड़ता है, वो आप चीज़ बता देते हैं। उसी तरीके से पर्यटन विज्ञान भी ये बताता है कि हाँ हम किसी स्थान विशेष पे जा रहे हैं, किसी जगह घूम रहे फिर रहे हैं, तो वहाँ की धरातल कैसा होगा, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ रहने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, उनका वेशभूषा कैसी होगी, वहाँ के वस्त्र कैसे होंगे, विविधताएं कैसी होगी, उनका रहना खाना पीना किस तरीके का होगा, उसको कहते हैं पर्यटन विज्ञान। अब आता है आपका मानचित्र कला, जो मैंने आपको कल बताया कि किस तरीके से डायग्राम को देखिए बेटा। विज्ञान और कला में रात दिन का अंतर है। मानचित्र विज्ञान, विज्ञान में आएगा आपके जीपीएस, जीआईएस, ग्रह उपग्रह से सैटेलाइट के द्वारा मैपों को देखना, और मानचित्र कला उन्हें बनाना। देखिए मानचित्र कला का सबसे बड़ा केंद्र है देहरादून, याद रखना, देहरादून। देहरादून कहाँ पे? आपके यूके, उत्तराखंड में। यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून के जितने भी आपके मानचित्र बनते हैं, जितने भी आपकी किताब में मानचित्र दे रखे हैं, बड़े बड़े नक्शे बनते हैं, जितने भी इनका सबसे ज़्यादा अगर स्केलिंग बनाई जाती है भारत में, तो वो है देहरादून में मानचित्र बनाने का केंद्र। वहाँ पे मानचित्र कला, कला मतलब बनाना, कि उस चीज़ को बनाने का कार्य किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे उसका वर्णन किया गया हो। इस तरीके से आपके भौतिक भूगोल की शाखाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और ये वर्णन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इनको पढ़ना है। ये पहले पार्ट में सिर्फ आपको इनका अध्ययन करना है, और इनका अध्ययन करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि इनमें शाखाएं कौन कौन सी है। इनकी शाखाओं के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भौतिक भूगोल की शाखाएं बताइए, भौतिक भूगोल की कोई 2 शाखा बताइए, भौतिक भूगोल की कोई 3 शाखा बताइए। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। भौतिक भूगोल में भूगणित क्या है, भूविज्ञान, ये सब आपके बुक्स में सेम एज इट इज आपको दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये देखना है बेटा कि भारत में भू आकृति प्रदेश, ये आपके सेकंड पार्ट में से, ये थोड़ा सा आपके हल्का सा सेकंड पार्ट में से मैंने समझाने के लिए इधर से ले लिया, बाकी ये सेकंड बुक में से है, सेकंड बुक में से है। बाकी ये आपका फर्स्ट पार्ट में से भू आकृति को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा सेकंड बुक में से ले लिया, क्योंकि भारत की भू आकृति हो या राजस्थान की हो या विश्व की हो, सबकी भू आकृति में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। कहीं पे पर्वत पठार मैदान है, कहीं पे ऊंचे शिखर है, कहीं पे धरातल उबड़ खाबड़ है, कहीं पे समतल धरातल है, तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम आगे भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के बारे में, कि जो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं इनके बारे में बात करेंगे कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, किस तरीके से बांटा गया है, उसके बारे में एक बार विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेम आपको इसी तरीके से भौतिक भूगोल लिखना है, भौतिक भूगोल की शाखाओं का वर्णन करना है। ये आपको कुछ डायग्राम नहीं करना है, ये कुछ भी डायग्राम नहीं करना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है।
देखिए बेटा, प्रत्येक का आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रत्येक का भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, तो आपको इसके अंदर शाखाओं के नाम लिखना है। साथ के साथ आपको यह भी बताना है कि कौन सी शाखा किसके नीचे अंडर करनी है। फिर इसके बाद में उप शाखाएं देनी है। प्रश्न मैं अभी आपको दे दूंगा, जब ये लेसन जैसे कंप्लीट होता है उस प्रश्न के बाद में आपको दे दूंगा, समझा दूंगा किस तरीके से इसको आपको रोटेट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम भौतिक भूगोल की उप शाखाओं के बारे में। हाँ बेटा, देखिए आप, अब बात करेंगे हम भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के बारे में कि भौतिक भूगोल की उपशाखाएं क्या है। उससे पहले मैं उससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न बता देता हूँ, वो आपके प्रश्न क्या बनते हैं। अब आपके चैप्टर चालू हो चुका है, चैप्टर में आपने देख लिया भूगोल एक विषय के रूप में, उसके आधार पर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से किस विद्वान द्वारा की गई। की गई। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। शाखाएं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। इसकी प्रमुख शाखाओं का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल की शाखाओं का चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। भूगोल की शाखाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें, अर्थात आपकी जो भूगोल की 2 शाखाएं हैं उनको चार्ट के द्वारा आपको प्रदर्शित करनी है। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। साथ के साथ इन क्वेश्चनों के आपको आंसर भी लिख के लेके आना है और डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करनी है बेटा, इनका ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चनों को करना है आपको।